रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है, गाजेस लॉ। तो ये लेक्चर आप अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी हर पॉइंट क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, उसका डेरिवेशन को भी करवा लेता हूँ। और साथ में अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एमडीकेट नम्स इटा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड मैं कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी हर पॉइंट को क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाजेस लॉ से रिलेटेड मैं हर मटेरियल क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोनों ही के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम और सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए दोनों ही के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो अगर काइंडली आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, गाजेस लॉ। आज हमारा जो टॉपिक है वो गाजेस लॉ है। इससे पहले मैंने कौन सा लेक्चर पढ़ाया था कि किसी भी बॉडी मतलब किसी भी ऐसा बॉडी आप लोगे, अगर उसके अंदर आप चार्ज को इनक्लोज करोगे, मतलब कोई भी बॉडी स्फीयर की फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है। इस तरह मैंने इससे पहले एक लेक्चर दिया कि आप जब कोई भी बॉडी लेते हो ना, कोई भी बॉडी लोगे वो स्फीयर की फॉर्म में हो या रेक्टेंगल की फॉर्म में हो, कोई भी शेप हो उसका ना, उसके अंदर जब आप कोई भी चार्ज इनक्लोज करते हो ना, आप फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड करते हो। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी स्फीयर के अंदर जब आप चार्ज को इनक्लोज करते हो तो उस चार्ज का फ्लक्स को फाइंड करना हमने क्या कर लिया था, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आपने पिछला लेक्चर गौर से देखा हो ना तो गाजेस लॉ भी वही बात कहता है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक रेगुलर शेप हम ले रहे थे। रेगुलर शेप से मतलब ये कोई भी शेप हो सकता है। रेगुलर मतलब वो स्फीयर शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप भी हो सकता है, क्यूब शेप भी हो सकता है तो मतलब रेगुलर मगर मुख्तलिफ शेप मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है। रेक्टेंगल, सर्कुलर, स्क्वायर, स्फीयर की फॉर्म में से और क्यूब की फॉर्म में ये सारे क्या हो सकते हैं। इसके अंदर जब आप चार्ज को इनक्लोज करोगे फिर उसका फ्लक्स किस तरह फाइंड करोगे। सही है, ये हमने क्या किया था, इससे पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। और गाजेस लॉ भी कहता है कि किसी भी बॉडी की मतलब किसी भी सरफेस के अंदर जब आप चार्ज को इनक्लोज करोगे ना तो उसका फ्लक्स फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब गाजेस लॉ और पिछले लेक्चर में कुछ रिलेशनशिप है। पिछला लेक्चर हमने किस तरह पढ़ा कि वहां पर कोई भी स्फीयर मतलब कोई भी हम क्या कर लेते थे, स्फीयर मतलब स्फीयर से मुराद कोई भी स्फीयर लेते थे या रेक्टेंगल शेप या क्यूब शेप, उसका फ्लक्स उसके अंदर जब हम चार्ज इंक्लोज करते थे, चार्ज जब इंक्लोज करते थे किसी स्फीयर के अंदर फिर उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते थे, मतलब किसी एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है उसको हम क्या नाम देते थे, फ्लक्स। तो आप किसी भी बॉडी को उठाओगे ना, उसके अंदर जब आप चार्ज को इंक्लोज करोगे, चार्ज को अंदर डालोगे ना, तो उस सरफेस से ना इस तरह इस सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे ना, जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेंगे ना, तो ये सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसलिए जब किसी भी सरफेस से आप उसके अंदर चार्ज को इंक्लोज करते हो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, मतलब उस एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, उसको हम क्या नाम देते थे, फ्लक्स। तो इसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम रेगुलर शेप लेते थे, क्यूब शेप। रेगुलर से हमारा ये क्यूब शेप भी हो सकता है, स्फीयर की फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, सही है, सर्कुलर शेप भी हो सकता है, सही है। तो उसके अंदर हम चार्ज रखते थे, फिर उसका फ्लक्स फाइंड करते थे कि उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। और गाजेस लॉ भी यही कहता है। और इसे हमने पढ़ा था कि जब आप किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज को इनक्लोज करते हो ना, उसका फ्लक्स किस तरह फाइंड करते थे, उस एरिया का जो टोटल फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है, वो किस तरह फाइंड करते थे। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि टोटल नेट फ्लक्स किस तरह पढ़ते थे, इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गाजेस लॉ में भी याद रखना, ये एक मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि किसी भी कोई भी सरफेस हो, अगर वो आप उसके अंदर चार्ज को इंक्लोज करोगे ना, अगर आपने उसका फ्लक्स फाइंड करना है ना, जब आप किसी भी ऐसे सरफेस के अंदर चार्ज को डाल लेते हो ना, फिर क्लोज सरफेस हो ना, क्लोज सरफेस के अंदर आप चार्ज को डाल लेते हो, फिर आप फाइंड करते हो कि उस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करोगे ना, उस सरफेस का अगर आपने फ्लक्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये है, उस सरफेस का जो टोटल नेट फ्लक्स आप फाइंड करोगे तो वो फार्मूला ये है। वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय ई नॉट, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये पिछले लेक्चर में हमने ये रिलेशन भी ड्राइव किया था। तो गाजेस लॉ क्या कहता है, गाजेस लॉ भी कहता है, गाजेस लॉ ये कह रहा है ना कि हम कोई भी आर्बिट्ररी शेप लेनी, कोई भी आर्बिट्ररी, गाजेस लॉ भी वही कह रहा है। मैंने क्या लिखा है, वी कैन कंसिडर अ क्लोज सरफेस ऑफ एन आर्बिट्ररी शेप, मतलब कोई भी शेप ले सकते हैं। गाजेस लॉ भी
किस चीज़ के बारे में? गाजेज हमें ये बता रहे हैं जब आप किसी भी चार्ज को किसी सरफेस के अंदर इंक्लोज करोगे, और वो सरफेस कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस हो सकता है। गाजेज भी क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने बताया कि हम कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस इमेजिन कर सकते हैं। इसे जिस तरह यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आप एक रेगुलर शेप का सरफेस उठाओगे, फिर उसके अंदर चार्ज को इंक्लोज करोगे और उसका फ्लक्स फाइंड करोगे। उसने बताया हम किसी भी सरफेस का क्या करेंगे, किसी भी सरफेस मतलब कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो गाजेज ने बताया कि हम कोई भी आर्बिट्ररी शेप का क्लोज सरफेस क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा फिर हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो उसने बताया फिर रेफर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इमेजिन इन ऑरिजिन। सही, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि गाजेज लॉ भी किस चीज के बारे में बता रहे हैं, गाजेज लॉ भी वही किसी स्फीयर के अंदर या किसी भी सरफेस के अंदर जब आप चार्ज को इंक्लोज करोगे फिर उसका अपने फ्लक्स फाइंड करना है। गाजेज लॉ ने सिर्फ ये पॉइंट ऐड कर लिया कि कोई भी सरफेस, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का सरफेस आप क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, और उसका फिर उसके अंदर जो आपने चार्ज रखा है, चार्ज इंक्लोज कर लिया है, उसका आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आप नोट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सही है। और फिर मैंने लिखा है रेफर्स, मतलब गाजेज लॉ रेफर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इमेजिन इन अ रीजन। किसी भी रीजन में ना, कोई भी रीजन में जब आप एक सरफेस, जिस तरह पर ये सरफेस है ना, मैंने एक सरफेस इमेजिन कर लिया, किसी भी रीजन में जो आप सरफेस क्लोज सरफेस को इमेजिन करोगे ना, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप क्या करोगे, फाइंड कर सकोगे। तो गाजेज ने क्या बताया कि कोई भी रीजन, आप कोई भी रीजन इमेजिन कर लो, कोई भी क्लोज रीजन को इमेजिन कर लो, वहां पर जो आपने चार्ज इंक्लोज किया है उसका आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये गाजेज लॉ ने बताया। अब जब भी आप, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक सरफेस बनाई, ये क्या है, एक सरफेस है। सही है। कोई भी मैंने इमेजिन सरफेस क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया, उसके अंदर मैंने एक चार्ज लिख लिया। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती है। सही, आउटवर्ड निकलती है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ज इमेजिन कर लिया। अब ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, आउटवर्ड निकल रही है। ये क्या है, गाजियन सरफेस है। याद रखना है जब आप एक क्लोज सरफेस गाजेज लॉ पढ़ोगे तो हम क्या कर लेते हैं, गाजियन सरफेस इमेजिन करते हैं। ये हमारे साथ क्या है, गाजियन सरफेस है, हमने इमेजिन कर लिया आर्बिट्ररी शेप का, और इसके अंदर हमने चार्ज इंक्लोज कर लिया और इसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। सही, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं इस चार्ज का। तो गाजियन सरफेस हम इमेजिन करते हैं। हमारे साथ क्या है, गाजियन सरफेस। अब गाजियन सरफेस है क्या, सी गाजियन सरफेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि गाजियन सरफेस है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज गाजियन सरफेस। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये गाजियन सरफेस के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो गाजियन सरफेस क्या है, द क्लोज सरफेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एलिवेटेड। कोई भी क्लोज सरफेस हो जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, एवेलुएट हो, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, एवेलुएट हो, निकल रहे हो। पहला पॉइंट। ये क्या हो, 3D शेप में हो। ये क्या होगा, 3D सरफेस। हमेशा क्या होगा, 3D शेप होगा। सही, ये हमारे साथ जो भी चीज देख रहे हैं ना, हमारे सामने ये बोर्ड हो गया। अब ये बोर्ड है ना, इस पे मैं तो 3D फॉर्म में नहीं दे, अब फुटबॉल है जिस तरह 3D शेप है ना, अब यहाँ पर तो मैं उसी तरह 3D शेप नहीं बना सकता क्योंकि बोर्ड खुद क्या है, 2D शेप है। तो ये क्या होगा, हमेशा गाजियन सरफेस क्या होगा, 3D शेप होगा। और क्लोज सरफेस, गाजियन सरफेस हमेशा क्या होगा, क्लोज सरफेस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं किसी भी चार्ज का क्लोज सरफेस में। सही, क्लोज सरफेस में। तो यहाँ पर गाजेज लॉ ने ये कोई भी सामने सरफेस इमेजिन कर लिया है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का है, इसका कोई भी शेप हो सकता है। सही, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का हो सकता है। हमने एक सरफेस इमेजिन कर लिया, उसके अंदर चार्ज इंक्लोज कर लिया, अब इस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो उसने दूसरा पॉइंट ये भी बता दिया कि आप सरफेस में एक चार्ज लो या एक से ज्यादा लो, उस चार्ज एक से ज्यादा लो या एक लो। अगर इस चार्ज का, लेट सपोज गाजेज ने इस पहले बताया कि ये चार्ज है ना, अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन इससे क्या कर रही है, निकल रही, 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। गाजेज ने बता, अगर आप इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इस चार्ज की क्या करोगे, ये चार्ज सिर्फ सेंटर में पड़ा हुआ, अगर आप इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्ट्स में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जिस तरह मैंने इस चार्ज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर, सबको इस तरह क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया। गाजेज ने बताया अगर आप इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, अगर ये चार्ज था, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थे, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, 7 लाइंस। अगर आप इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो तब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे वो भी क्या होंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी क्या होगा, 7 लाइन ही इनसे निकलेंगे। 7 लाइन इस तरह इस चार्जेस से क्या करेंगे, आउटवर्ड में निकलेंगे। सही है, आउटवर्ड में इस तरह 7 लाइन, 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इससे क्या करेंगे, निकलेंगे। ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या हो रहे, निकल रहे। तो ये गाजे ने बताया। गाजे ने बताया अगर आप किसी भी सरफेस के अंदर एक चार्ज को इंक्लोज करो, अगर आप उसका इलेक्ट्रिक किसी भी इमेजिनरी, किसी भी आर्बिट्ररी सरफेस लो, उसके अंदर आप चार्ज इंक्लोज करो, अगर आपने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है या आप किसी भी, तो आप क्या करोगे, फाइंड कर सकते हो। या आप क्या करो कि किसी भी
आर्बिट्ररी शेप में आप एक से ज़्यादा चार्ज की भी क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हो। अगर आप किसी भी सरफेस में एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हो, या आप उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन करो उसी सरफेस में, तो जितना इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे उतने ही इस चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, इस चार्ज को पार्ट्स में किया, उतने क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाएंगे। या आप दूसरे फॉर्म में किस तरह कह सकते हो, अगर आपने गाजेज सरफेस, एक आर्बिट्ररी सरफेस आपने इमेजिन कर लिया ना, अगर आप एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी फाइंड कर सकते हो उस क्लोज सरफेस में, आप एक से ज़्यादा चार्ज का भी क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये गाजेज सरफेस, अगर मैं एक से ज़्यादा चार्ज ले रहा हूँ Q1 Q2 Q3, इन सब का मैं भी क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ तक गाजेज लॉ ने जो बता दिया कि किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस से आप उसके अंदर जब चार्ज इंक्लोज करते हो उसका फ्लक्स किस तरह फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी कुछ डेरिवेशन है, सही डेरिवेशन है जो आपके सेकंड ईयर बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है, कंपलसरी है। बाकी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हो तो आपने सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट को याद करना है। ये क्या है, सेकंड ईयर बोर्ड के एग्जाम के लिए डेरिवेशन क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेरिवेशन भी किया है। लेट्स सपोज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज अप टू Qn, ये किसके बराबर है, चार्ज के बराबर है, सब उसका जो मैग्नीट्यूड है मैंने आपको बता दिया। लेट्स सपोज मैं, अगर ये चार्ज है ना, अगर ये चार्ज Q1 है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, सही पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मैंने, इस चार्ज को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इस चार्ज को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अगर इस चार्ज का जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर मैं इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो फिर भी इन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज ही के बराबर होगा, सही। तो इसलिए मैंने Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn सब किसके इक्वल है, Q के बराबर है। अगर मैंने इस टोटल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए, सही है, तो मैं क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस आर्बिट्ररी गाउसियन सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। तो Q इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2, 3 अप टू n, सही है। जितने भी चार्ज होंगे उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे, अलग-अलग फाइंड करूंगा अप टू n, मतलब जितने भी चार्जेस होंगे मैं n तक ही फाइंड करूंगा, सही, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं फाइंड करूंगा। अब इसी तरह मैंने आपको बता दिया, इससे पहले याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रहा हूं कि कोई भी क्लोज सरफेस जिसके अंदर आप चार्ज को इंक्लोज करते हो, अगर आपने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। से चाहे आप गाउसियन सरफेस की बात करोगे या कोई आम रेगुलर सरफेस की बात करोगे, तो उसका अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड करना है, उसके अंदर आपने चार्ज इंक्लोज किया, तो फार्मूला क्या बनेगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने फाइंड किया था इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स, सिंपल फ्लक्स मैंने बताया कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज को इंक्लोज करते हो, चार्ज उसके अंदर डाल लेते हो, फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हो, तो उसका फार्मूला क्या था, चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहाँ पर मैंने फ्लक्स 1 के लिए, तो यहाँ पर चार्ज 1 एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो एक कांस्टेंट वैल्यू। इसी तरह दूसरे के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Q2 डिवाइडेड बाय E0, तीसरे के लिए Q3 डिवाइडेड बाय E0 अप टू Qn जाता जाएगा, जितने चार्जेस होंगे, जितने फ्लक्स आप फाइंड करोगे। तो इसी तरह अब अगर मैं इसमें 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्योंकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय E0, मतलब सब में 1 डिवाइडेड बाय E0, मतलब 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया। बाकी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn ये क्या होंगे, ये हमारे साथ हम क्या करेंगे, उसी तरह लेंगे, मतलब टोटल चार्जेस का फ्लक्स। अब नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये किसके इक्वल था, टोटल चार्ज, मतलब इस टोटल चार्ज के इक्वल था ना। इस चार्ज को पहले एक चार्ज था, इस चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बहुत सारे चार्जेस में से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज होगा, इस चार्ज का होगा ना, अगर इस चार्ज की मैंने इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले था ना डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी उतना ही फ्लक्स आएगा, सही। तो इसलिए मैं इन तमाम चार्जेस की जगह क्या लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेकर n तक चार्जेस क्या होंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इस फ्लक्स ही के बराबर होगा, इस चार्ज की ही के बराबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। तो इसलिए मैंने लिख लिया कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय E0 मल्टीप्लाई बाय Q। तो फार्मूला हमारे साथ क्या आ गया कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला में क्या रिजल्ट देता है, इस फार्मूले से अब मैं क्या करूंगा, मुख्तलिफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, मुख्तलिफ एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक गाउसियन ने क्या बताया, ये हमें क्या बता रहे हैं, यह समय एक इंपॉर्टेंट कि गाउसियन सरफेस हमें क्या है, जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक मतलब फ्लक्स और चार्ज इंक्लोज के बारे में हमें क्या कर रहा है, रिलेशन भी बता रहा है कि गाउसियन लाइक टेल अस अबाउट, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछो कि गाउसियन लाइक टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन
चार्ज इंक्लोज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमें चार्ज इंक्लोज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इन दोनों के रिलेशन के बारे में हमें क्या कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ तक गॉसियन लॉ के जो डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या हो गए, डिस्कस हो गए। अब यहाँ पर मैंने बताया कि फ्लक्स डिपेंड अपॉन, किसी भी सरफेस के अंदर जब आप क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को इंक्लोज करते हो, उसका फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करेगा, उसका फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करेगा। इससे पिछले लेक्चर में मैंने भी बताया था। तो उसका फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करेगा, याद रखना, जो चीज परमानेंट में होगा ना तो फ्लक्स भी उसी पर, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना तो वो भी उसी चीज पर डिपेंड करेगा। याद रखना चार्ज इंक्लोज, इसके अंदर जो आपने चार्ज इंक्लोज किया ना उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा मीडियम फील्ड इन द क्लोज सरफेस, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। किस चीज पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। किस तरह, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, डस्टर कहाँ पर है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सही है। मैं इस सरफेस को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने क्या किया कि फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, जब आप एक चार्ज को गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लोज करते हैं और उसका फ्लक्स फाइंड करोगे ना तो उसका फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट चार्ज इंक्लोज, इस सरफेस के अंदर मैंने क्या किया, कोई भी चार्ज इंक्लोज किया, चार्ज इंक्लोज। अब ये क्या होगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर जो चार्ज इंक्लोज किया ना उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने उसका मैग्नीट्यूड क्या ले लिया, 20 कूलम। उसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या ले लिया, 20 कूलम। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, एक स्मॉल चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, कम होंगे। अगर एक चार्ज बड़ा होगा तो उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर लेट सपोज मैं 20 कूलम का चार्ज यहाँ पर ले रहा हूँ ना, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह आउटवर्ड में क्या करेंगे, निकलेंगे, आउटवर्ड में, सही, इस तरह निकलेंगे। लेट सपोज अगर मैं 20 कूलम से चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ, 20 कूलम से कर लेता हूँ 50 कूलम तक, सही है। चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने बढ़ा दिया, स्मॉल चार्ज का पहले स्मॉल चार्ज था, मैंने चार्ज को बड़ा कर दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब क्या करेंगे, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, निकलेंगे, तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला बात आपको तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के दरमियान, चार्ज के मैग्नीट्यूड के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। आप जितने बड़े चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज करोगे तो फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, जितने स्मॉल चार्ज को गॉसियन के सरफेस के अंदर इंक्लोज करोगे फ्लक्स उतना क्या होगा, कम होगा। दूसरा, मीडियम फील्ड इन द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अंदर आप कौन सा मीडियम फील कर लेते हो, ये पॉइंट मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था। अगर आप वो लेक्चर आपने देखा है तो ये सब पॉइंट आपको अभी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर होंगे। अब गॉसियन सरफेस के अंदर आप कौन सा मीडियम यूज करते हो। लेट्स सपोज मैंने ये गॉसियन सरफेस, कोई भी गॉसियन सरफेस मैंने इमेजिन कर लिया, सही है, मीडियम फील्ड इन द क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस के अंदर आपने कौन सा मीडियम फील्ड किया है। लेट सपोज ये चार्ज यहाँ पर मौजूद है, उसी तरह उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, फ्लक्स क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिससे सरफेस से क्या हो रही है, गुजर रही है, सही है। अब मैंने आपको बता दिया, लेट सपोज जो यहाँ पर मीडियम मौजूद है ना, यहाँ पर मीडियम क्या है, कोई भी मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस मौजूद है, वैक्यूम मौजूद, क्या है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम। इस चार्ज को मैंने बिल्कुल हवा में रखा है, सही है, हवा में एक मैंने सरफेस, गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया, वहां पर जो सरफेस है वो क्लोज सरफेस है, नहीं, वो क्या है, उसके अंदर हवा मौजूद है, फ्री स्पेस है, तो मैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ, सही। अगर मैं लेट सपोज इसके अंदर क्या रखूँ, इस चार्ज को उठाऊं, इस चार्ज को क्या करूं, मीडियम को मैं चेंज करूं, इस चार्ज को उठाओ, किसी ऐसे क्लोज सरफेस के अंदर डालूं जहां पर पानी मौजूद हो, जहां पर मरकरी मौजूद हो, जहां पर मेटल्स कुछ और मौजूद हो, तो फिर क्या होगा। लेट सपोज यहाँ पर इसके अंदर क्या गया, मीडियम, मैंने क्या डाल दिया, अल्कोहल में रख लिया, इस चार्ज को किसी भी पानी में रख लिया या मरकरी के अंदर रख लिया, तो फिर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना, जब मीडियम के अंदर जब आप चार्ज को इस उठाओगे, किसी इस तरह क्लोज सरफेस के अंदर डालोगे और वहां पर आप मीडियम, कोई और फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम डालोगे, जिस तरह वाटर हो गया, जिस तरह मतलब मरकरी हो गया, कोई और हजारों क्या हो सकते हैं, जर्मीनियम, एल्यूमिनियम की सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, कोई भी आप यहाँ पर मीडियम यूज कर सकते हो। जब आप मीडियम यहाँ पर डालोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब मीडियम यूज करोगे तो तब ये फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई होगा, ये फार्मूला क्या होगा, थोड़ा मॉडिफाई होगा। ये फार्मूला किस तरह बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। सिर्फ यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ER है रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब किसी भी मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा था तो वहां पर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्यादा ब्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कम। इससे पिछले लेक्चर में मैंने उसको डिटेल से भी पढ़ाया था। तो इसलिए अगर मीडियम आ गया ना
मीडियम की आने से तो यहाँ पर फिर ये फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ तक अगर आपने लेक्चर को नोट किया तो नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मेरे साइड पे हो जाता हूँ। इससे अलावा हम गाजिन ला है उससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। से रिलेटेड हमने क्या कर लिया था, अभी उसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे और गाजिस ला के कुछ पॉइंट्स अभी बाकी रिमेनिंग। तो इस रिमेनिंग पॉइंट में हम गाजिस ला को मजीद आगे ले जाएंगे। अब गाजिस ला, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि गाजिस ला का जो इलेक्ट्रिक किसी भी क्लोज सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप चार्ज वहाँ पर इंक्लोज करते हो, वो डिपेंड किस चीज़ पर करता है। अब यहाँ पर ये डिपेंड नहीं, मतलब वहाँ पर मैंने बताया कि वो डिपेंड किस चीज़ पर करता है। अब मैंने लिखा है कि वो इंडिपेंडेंट है, मतलब किस चीज़ पर इंडिपेंडेंट है। याद रखना, अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जब किसी भी क्लोज सरफेस एरिया को आप लेते हो ना, क्लोज सरफेस एरिया, सही इमेजिन कर लिया। अब यहाँ पर आपने चार्ज इंक्लोज कर लिया, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट किस चीज़ पर है, जो मतलब इसको मुतासिर ना करे। आप ऐसी चीज़ से करो जो इसको मुतासिर ना करे, मतलब वो डिपेंड करता ही नहीं है। सबसे पहले ज्योमेट्री पर, साइज शेप पर ये डिपेंड करता ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी आर्बिट्ररी, गाजिस ने क्या बताया कि कोई भी आर्बिट्ररी शेप आप इमेजिन कर लो, उसके अंदर चार्ज इंक्लोज करो, आप उसका फ्लक्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए ये साइज और शेप पर, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, साइज शेप और एरिया, ये इस पर डिपेंड करता ही नहीं। ज्योमेट्री का मतलब साइज शेप पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता। सही, आप गाजिस शेप को जिस तरह भी इमेजिन करते हो, जिस तरह भी एरिया इमेजिन करते हो, जितना भी एरिया इमेजिन करते हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद चार्ज की पोजीशन पर भी डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, चार्ज की डिस्प्लेसमेंट, मतलब चार्ज की पोजीशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर मैंने ये चार्ज लिया है ना, यहाँ पर अगर मैं इस चार्ज को ना यहाँ पर से मैं दूसरा सरफेस यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने चार्ज सेंटर में रखा है ना। आपको अभी मैंने फार्मूला बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप फाइंड करोगे ना, तो फार्मूले में फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय ई नोट। सही है, जब कोई भी मीडियम नहीं हो, अगर मीडियम था तो यहाँ पर फिर क्या आ रहा था, ई आर बी आ रहा था, रिलेटिव परमिटिविटी भी आ रहा था। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करता है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब मीडियम पर डिपेंड करता है। चार्ज पहले फ्री स्पेस में मौजूद है, जब फ्री स्पेस आप उठाओगे हो, कोई भी मीडियम में डालोगे तो उस पर उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होती है, तो इसलिए मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इस फार्मूले में आपको आ रहा है कि डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, इस फार्मूले में आपको डिस्टेंस का जिक्र नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये बाकी चार्ज की पोजीशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर चार्ज पहले सेंटर में था ना, आप इसको मूव कर लेते हो, इस पे कुछ डिस्टेंस, मतलब सेंटर से क्या किया आपने, यहाँ पर चार्ज को मूव कर लिया। सी, तो तब अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, 6 है, तो तब भी इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही निकलेंगे। सही है, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे क्या करेंगे, निकलेंगे। तो चार्ज की पोजीशन पर ये डिपेंड नहीं करता। चार्ज सेंटर में पड़ा हो फिर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, चार्ज किसी भी साइड में पड़ा हो तो फिर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। चार्ज की पोजीशन पर ये डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम जीरो व्हेन चार्जेस इज इनक्लोज इन अ क्लोज्ड सरफेस। अब यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया, मैंने एक बुक से लिखा। सही, ये क्वेश्चन उठाया। सही, मैं KPK, फेडरल बुक, सिंध बुक, पंजाब सबको देखता हूँ। सही है, बलूचिस्तान बुक, और मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन के व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम जीरो व्हेन चार्जेस इज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। जब आप चार्जेस को किसी भी गाजियन सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लोज करते हो, उसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होता है, और वो फ्लक्स आप किस तरह फाइंड करोगे, जब मीडियम ना होगा तो चार्ज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जब मीडियम मौजूद होगा तो वो क्या होगा, चार्ज एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। हमारे बुक में जो केसेस है वो सारे मीडियम नहीं होते, तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय ई नोट, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी। वहाँ पर जो ये ई आर है, रिलेटिव परमिटिविटी मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम बुक में जो अक्सर केसेस डिस्कस करते हैं वो क्या होते हैं, हम अक्सर केसेस कौन से डिस्कस करते हैं, जो मीडियम मौजूद ना हो। तो इसलिए व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम जीरो होता है, कब जीरो होता है, कि जब आप क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस को इंक्लोज करते हो। अब मैं बताऊंगा कि कब जीरो होता है। याद रखना, जब लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई भी गाजियन सरफेस को क्या कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। सही है, थोड़ा मैं सही शक्ल का ले लूँ। सही है, अब यहाँ पर मैंने एक गाजियन सरफेस को क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। सही है, लेट सपोज अगर मैं इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मैंने इंक्लोज कर दिया और एक नेगेटिव चार्ज मैंने इसके अंदर क्या कर लिया, अपोजिट चार्जेस मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैंने एक क्लोज सरफेस गाजियन सरफेस इमेजिन कर लिया,
उसके अंदर मैंने दो अपोजिट चार्जेस ले लिया, उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। आपसे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो थ्रू क्लोज सरफेस एरिया कब, तो इसलिए अभी अपने गौर से सोचना है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एमसीक्यूज की फॉर्म में, जो भी फॉर्म है, तो अपने इसको हर हाल में लिखना है। ये हर पॉइंट क्या करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम, सब के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया दो अपोजिट चार्जेस से, ये मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम। मैंने आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट डिटेल से पढ़ाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उस लेक्चर को डिटेल से देखा, वहाँ पर मैंने हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताया था। मैंने बताया था कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, निकलती है और नेगेटिव में इंटर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव में इंटर होती है, सही है, पॉजिटिव से बाहर आती है और नेगेटिव में क्या होती है, इंटर होती है, सही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो याद करना, जब आप गॉसियन सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर दो चार्ज लेते हो और वो चार्ज दोनों क्या हो, मैग्नीट्यूड बी इक्वल हो मगर अपोजिट हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया क्या होगा, जीरो। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, सरफेस से बाहर नहीं निकल रही, सरफेस से बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, नेगेटिव की तरफ क्या आ रही है, इंटर हो रही है, तो इसलिए सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल रही है। फ्लक्स क्या था, मैंने सिंपल बताया कि किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाना, पास आउट हो जाना, उसको हम क्या नाम देते थे, फ्लक्स। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव के अंदर इनवर्ट जा रही है, ये सरफेस से तो निकल ही नहीं रही है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए जब आप दो नेगेटिव, दो क्या लोगे, अपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव, बाकी सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। एक केस में ये। अब दूसरा केस क्या है, अगर आप क्या करोगे, किसी भी मतलब यहाँ पर कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, अगर क्लोज सरफेस के इंटर आप क्या कर, क्लोज सरफेस मैंने ले लिया, सही है, मैंने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ले लिया, सही है, क्लोज सरफेस मैंने ले लिया, गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया। अब इसके अंदर अगर मैं क्या करूँ, कोई भी चार्ज को, कोई भी मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स को क्या करूं, इमेजिन करूं, दो प्लेट्स को मैं क्या करूं, इमेजिन करूं, कोई भी दो प्लेट, एक हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव प्लेट, दूसरा क्या हमारे साथ, नेगेटिव प्लेट। फिर से वही बात, ये भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये कंसेप्ट आपको डिटेल से बताया था। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहाँ पर पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल रही, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए जब आप दो अपोजिट प्लेट कंसीडर करोगे क्लोज सरफेस के अंदर, या दो अपोजिट चार्ज कंसीडर करोगे क्लोज सरफेस के अंदर, तो तब फ्लक्स क्या होगा, जीरो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, नहीं निकलेंगे। तो इस केस में भी फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया क्या होगा, जीरो होगा, सही है। इस केस में भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। मगर यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं क्या करूं, इसी सरफेस को ले लूं ना, अगर मैं यहाँ पर दो सिमिलर मैग्नीट्यूड का चार्ज ले लूं, सही, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, अब क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सही, क्या करेंगे, रिपेल। हालांकि पॉजिटिव से तो निकलती है, मगर तो इस तरह ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, सरफेस से बाहर निकलेंगे, फ्लक्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा, फ्लक्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। दो सिमिलर चार्जेस है, फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव से आउटवर्ड निकल रही है, ये एक दूसरे के जो फील्ड लाइंस है वो फील्ड को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो फिर भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, सही है। तो इसलिए इस केस में फ्लक्स जीरो नहीं होगा। फ्लक्स जीरो कब होगा, जब आप दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट क्या कर रहे हो, कंसीडर करोगे, या दो अपोजिट चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर क्या करोगे, कंसीडर करोगे, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, वहां से सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती, सही है। तो इसलिए इस केस में फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ तक जो गाजेस लॉ था उसके जो कंसेप्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीटली हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो इसलिए मैंने बताया कि ये गाजेस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए, हर पॉइंट हमने गाजेस लॉ से रिलेटेड क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अभी आप मैंने बुक क्या पर रखा है आपके समझाने के लिए, ये शेप नहीं है, मैंने आपको बताया ये शेप पर डिपेंड नहीं करता है, किस तरह शेप पर, मैंने बताया जिस तरह यहाँ पर नहीं, आपको नज़र भी शायद आ रहा होगा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस उसने क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। ये गॉसियन सरफेस इमेजिन क्या हुआ है, पहले क्या था, उसने स्फीयर
इमेजिन किया दरमियान में, फिर बाद में उसमें एक आर्बिट्ररी सरफेस इमेजिन कर लिया। आपको नज़र आ रहा है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फीयर से निकल रही है, दरमियान में गोल से या सरफेयर है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फीयर से निकल रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या और दूसरे आर्बिट्ररी शेप से क्या हो रही है, निकल रही है। दूसरे शेप से भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है जितनी स्पेस वहाँ पर स्पेयर है ना, स्पेयर से निकल रही है। तो इसलिए शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर मैंने शक्ल नहीं बनाया तो आपको, यहाँ पर मैंने बोला शायद बुक से आपको बताओ, मैं भूल गया, तो इसलिए तो शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। आप बुक से भी इसका डायग्राम आपको समझ आ गया, तो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो इसलिए यहाँ तक गाजिस लॉ का जो कंसेप्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर फिर भी गाजिस लॉ से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या आपको फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मगर अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि हमें भी इससे सपोर्ट मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।